हेलो चिल्ड्रेन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 1 को स्टडी किया था। आज करेंगे चैप्टर 2। सेकेंड चैप्टर, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी एस्टैब्लिशेस पावर। Aurangzeb was the last of the powerful Mughal rulers. He established control over a very large part of the territory that is now known as India. After his death in 1797, many Mughal governors, subadars, and big jamindars began asserting their authority and establishing regional kingdoms. As powerful regional kingdoms emerged in various parts of India, Delhi could no longer function as an effective center. By the second half of the 18th century, however, a new power was emerging on the political horizon, the British. Did you know that the British originally came as a small trading company and were reluctant to acquire territories? How then they did come to be masters of vast empire? In this chapter, you will see how this came about. हमारा सेकेंड चैप्टर व्यापार से साम्राज्य तक यानी कंपनी की सत्ता स्थापित कैसी होती है इसके बारे में है। मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बहुत बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासत कायम कर ली थी। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई शक्ति उभरने लगी थी। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहले पहले एक छोटे से व्यापारी कंपनी के रूप में भारत आए थे और यहाँ के इलाकों पर कब्जे में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी बढ़ गई थी। तो फिर ऐसे कैसे हो गया कि एक दिन में वे विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे? इस चैप्टर में, इस लेसन में आप देखेंगे कि यह कैसे संभव हो पाया। इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। In 1600, the East India Company acquired a charter from the ruler of England, Queen Elizabeth I, granting it the sole right to trade with the East. This meant that no other trading group in England could compete with the East India Company. With this charter, the company could venture across the ocean, looking for new lands from which it could buy goods at a cheap price and carry them back to Europe to sell at higher prices. The company did not have to fear competition from other English trading companies. Mercantile trading companies in those days made profit primarily by excluding competition so that they could buy cheap and sell dear. Mercantile, a business enterprises that makes profit primarily through trade, buying goods cheap and selling them at a higher prices. पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना फर्स्ट टॉपिक है। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाज़तनामा हासिल किया था, परमिशन ले लिया था उन्होंने, जिससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया था। इस इजाज़तनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती, यानी कॉम्पिटिशन नहीं कर सकती। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खोजती थी। वहां से वह सस्ती कीमतों पर चीजें खरीदते और उन्हें व्यापार के लिए यूरोप में ऊंचे दामों पर बेच देते। कंपनी को दूसरी अंग्रेजी व्यापारिक कंपनियों से कोई कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा का कोई भय ही नहीं रहा। उस जमाने में वाणिज्य अर्थात एक ऐसे व्यावसायिक उद्यम जिसमें चीजों को सस्ते कीमत दाम पर खरीदकर ज्यादा कीमत पर बेचा जाता था, यानी मुख्य रूप से व्यापार के जरिए मुनाफा कमाया जाता था। ऐसे वाणिज्य कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा कर से बच जाती थी और मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धा करने वाले ना हो तभी वे सस्ती चीजें खरीदकर उन्हें ज्यादा दामों पर बेच सकते थे। The Royal Charter, however, could not prevent other European powers from entering the eastern market. By the time the first English ships sailed down the west coast of Africa, around the Cape of Good Hope, and across the Indian Ocean, the Portuguese had already established their presence in the western coast of India and had their base in Goa. In fact, it was Vasco da Gama, a Portuguese explorer, who had discovered this sea route in India in 1498. By the early 17th century, the Dutch too were exploring the possibilities of trade in Indian Ocean. Soon the French traders arrived on the scene.
कहने का मतलब है, ये सब होने के बावजूद यह शाही दस्तावेज दूसरी जो यूरोपीय ताकत थी पूर्व के बाजारों में आने से नहीं रोक पा रही थी अपने आप को। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज कर दी, यानी वहां वो पहुंच गए। वे गोवा में अपना ठिकाना बना लिए। पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को द गामा ने भी 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के इस समुद्री मार्ग का पता लगा लिया था। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद व्यापार महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे। कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए। The problem was that all the companies were interested in buying the same things. The fine qualities of cotton and silk produced in India had a big market in Europe. Paper, cloves, cardamom, and cinnamon too were in great demand. Competition amongst the European companies inevitably pushed up the prices at which these goods could be purchased, and this reduced the profit that could be earned. The only way the trading companies could flourish was by eliminating rival competitors. Their urge to secure markets, therefore, led to fierce battles between the trading companies. Through the 17th and 18th centuries, they regularly sank each other's ship, blockaded routes, and prevented rival ships from moving with supplies of goods. Trade was carried on with arms, and trading posts were protected through fortification. This effort to fortify settlements and carry on profitable trade also led to intense conflict with local rulers. The company therefore found it difficult to separate trade from politics. Let us see how this happened. तो बच्चों, अभी आपने जो देखा कि कुछ ही समय बाद जो फ्रांसीसी व्यापारी यहाँ आ गए थे, यह समस्या थी। सारी कंपनियां एक जैसी चीजें ही खरीदना चाहती थी। यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग थी। इनके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी, इसकी भी काफ़ी ज़बरदस्त डिमांड थी। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन चीज़ों की कीमत बढ़ने लगी और मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का यही एक सस्ता रास्ता था कि वे अपनी प्रतिस्पर्धा कंपनियों को खत्म कर दे। लिहाजा बाजारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी। 17वीं 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता, कोई भी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज को डुबो देता, रास्ते में रुकावटें खड़ा कर देता, माल से लदे जहाज को आगे बढ़ने से रोक भी देता। यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जा रहा था। अपने बस्तियों को किलेबंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों ने भी टकराव प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए कुछ मुश्किल सा होता जा रहा था। चलिए आगे देखते हैं कि यह कैसे हो पाया। फर्स्ट सब टॉपिक, ईस्ट इंडिया कंपनी बिगन ट्रेड इन बंगाल। The first English factory was set up on the banks of the river Hooghly in 1651. This was the base from which the company's traders, known at the time as factors, operated. The factory had a warehouse where goods for export were stored, and it had offices where company officials sat. As trade expanded, the company persuaded merchants and traders to come and settle near the factory. By 1696, it began building a fort around the settlement. Two years later, it bribed Mughal officials into giving the company zamindari rights over 3 villages. One of these was Kalikata, which later grew into the city of Calcutta or Kolkata, as it is known today. It also persuaded the Mughal Emperor Aurangzeb to issue a farman granting the company the right to trade duty-free. The company tried continuously to press for more concession and manipulate existing privileges. Aurangzeb's Farman, for instance, had granted only the company the right to trade duty-free, but officials of the company who were carrying on private trade on the side were expected to pay duty. This they refused to pay, causing an enormous loss of revenue for Bengal.
How could the Nawab of Bengal, Murshid Quli Khan, not protest? प्रथम मूवी से ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार बंगाल में शुरू होना। पहली इंग्लिश फैक्ट्री जो 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई थी। कंपनी के व्यापारी यहाँ से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर भी कहा जाता था। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस होती थी जहाँ निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था और यहीं पर उनके दफ्तर भी हुआ करते थे जिसमें कंपनी के अफसर आके बैठा करते थे। जैसे जैसे व्यापार फैलता कंपनी के सौदागर और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया जाता। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी भी खरीद ली। इनमें से एक गांव कालिकाता था जो बाद में कलकत्ता बना। अब उसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियासतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारियों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने, मुनाफा उठाने में लगी रहती थी। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते थे उन्हें यह छूट नहीं मिली थी, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खां विरोध क्यों नहीं करते? नेक्स्ट सब टॉपिक, हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स। Through the early 18th century, the conflict between the company and the Nawabs of Bengal intensified after the death of Aurangzeb. The Bengal Nawabs asserted their power and autonomy, as other regional power were doing at that time. Murshid Quli Khan was followed by Ali Vardi Khan and then Sirajudaulah as the Nawab of Bengal. Each one of them was a strong ruler. They refused to grant the company concession, demanded large tributes for the company's right to trade, denied it any right to mint coins, and stopped it from extending its fortifications. Accusing the company of deceit, they claimed that the company was depriving the Bengal government of huge amounts of revenue and undermining the authority of the Nawab. It was refusing to pay taxes, writing disrespectful letters, and trying to humiliate the Nawab and his officials. The company on its part declared that the unjust demands of the local officials were ruining the trade of the company, and trade could flourish only if the duties were removed. It was also convinced that to expand trade, it had to enlarge its settlements, buy up villages, and rebuild its forts. The conflict led to confrontations and finally culminated in the famous Battle of Palasi. तो बच्चों, दूसरा जो उपविषय है उसमें व्यापार से युद्ध तक की बातें कही गई हैं। 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफ़ी बढ़ गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उस समय दूसरी क्षेत्रीय जो शक्ति थी, ताकत थी, उनकी भी स्थिति ऐसी ही थी। मुर्शिद कुली खां के बाद अली वर्दी खां और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी की जो रियासत थे देने से मना कर दिया। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी ने नजारे मांगना शुरू कर दिया। उसे सिक्के ढलवाने का अधिकार नहीं दिया और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील भी दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है। नवाबों की ताकत कमजोर पड़ रही थी। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थे। उसके जो अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी थीं और नवाबों और उनके अधिकारियों को जो अपमान करने का प्रयास किया गया था, इन सभी को लेकर के उन्होंने दलील दी। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की जो ये बेतुकी मांगे हैं ना, वो कंपनी का व्यापार तबाह कर रहा है। मतलब कंपनी को अभी भी अपने व्यापार की ही पड़ी थी। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा दे, अर्थात उन्हें टैक्स हटाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए यानी डेवलप करने के लिए उन्हें अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे और किलों का पुनर्निर्माण करना होगा। ये टकराव दिनों पर दिन गंभीर होते जा रहे थे। अंततः इन टकराव की परिणति या रिजल्ट कह सकते हैं, यह था पलासी के प्रसिद्ध युद्ध, जिन्हें हम काफी भली प्रकार से जानते हैं।
तो बच्चों, आज हमने सेकेंड चैप्टर फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी एस्टैब्लिशेस पावर, उसके टॉपिक ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट और सब टॉपिक ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल एंड सेकेंड सब टॉपिक हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स को देखा। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।